चलिए क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपके। सर चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। सर सभी विधियां हम्म असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो हम हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं, जो कि सीटेट में 30 नंबर का पूछा जाता है। और जो हिंदी का पेपर होता है वो मोस्टली ग्रामेटिकल नहीं होती है, पूरी पेडागोजी बेस्ड होती है। 30 मार्क्स की हिंदी भी आती है, आपको पता होगा, है ना। और वो पूरी हिंदी साइकोलॉजिकल हिंदी होती है, आपको संधि समास वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता सीटेट में। डन। ठीक है फुल टू सर। पेडागोजिकल हिंदी होती। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या इनमें से कोई नहीं। जब सभी विधियां असफल हो जाती हैं, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी से रिलेटेड है, तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? उद्बोध, प्रवचन, स्पष्टीकरण या इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है बताइए। सर स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि नहीं, स्पष्टीकरण विधि नहीं है। देखिए आपको अगर जब सभी विधियां असफल हो जाती हैं, ओके, तो इसमें आंसर लिखे प्रवचन विधि। तो सभी विधियां जब असफल हो जाती हैं तो प्रवचन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक ना। हिंदी शिक्षण के लिए प्रवचन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रवचन विधि जो है वो सबसे पुरानी मेथड है। तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना। शॉर्ट नोट्स ऐसा कि जब सभी विधियां असफल हो जाएं तो प्रवचन विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो ये शॉर्ट नोट्स ही पढ़िएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। हम्म निम्न में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। मतलब इसमें से आपको बताना है कि कहां पर बच्चों को ज्ञानात्मक उद्देश्य मिल रहा है सीखने के लिए। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, या उपरोक्त सभी। सर बताइए ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो वैसे तो उपरोक्त सभी तुरंत बोला आपने, मतलब अनुभव ये कहता है कि अगर उपरोक्त सभी हो तो आंसर उपरोक्त सभी भी होता है, और बिल्कुल सही है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य का मीनिंग समझिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य वहां पे होता है जहां पर सीधी सीधी बात आपको जो चीज पहली बार मिले और आपको उसको दिमाग में ज्यों का त्यों उतारना। जैसे कि सूक्ति हो गया, लोकोक्ति हो गया। जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो उसे एज इट इज याद करना पड़ेगा। समझ गए ना। ठीक है सर। तो अगर कहीं भी ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे आत्मसात करो, ये है कि भैया उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मेमोराइज, मतलब कि आपको उसको ज्ञात करना पड़ेगा। ओके ओके डन। ओके सर। देन उसके बाद है, निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है? भाई तो बताइए कि इसमें से कौन सा गुण है जो शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए सहायक हो रहा है। नमस्कार आरती जी, स्वागत है आपका। आरती जी हाँ जी, तो क्लास चल रही है, देखिए। हेलो सर। बेटे अभी हम हाँ बैठे यस, हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है? प्रेरणा का स्रोत याद रखिएगा, बताइए प्रेरणा का स्रोत बनने में कौन सा गुण सहायक है? मतलब मोटिवेशन एबिलिटी, मतलब बच्चों को इंस्पायर कर सके, उसमें कौन सा गुण सहायक है? व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शैक्षिक सह शैक्षिक यानी एजुकेशनल को एजुकेशनल क्रियाओं में रुचि। हेलो सर। नमस्ते सर सी नंबर है, सी नंबर। सी नंबर, प्रभावशाली व्यक्तित्व, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व एग्जैक्टली। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर प्रभावशाली व्यक्तित्व है। व्यवहार कुशलता की जरूरत नहीं है। उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान बाद की जरूरत है। शैक्षिक और सह शैक्षिक बाद की जरूरत है। पहले चीज उसका टीचर को, जिसका पर्सनालिटी वाइज टीचर सूट कर रही कि नहीं कर रही है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए। सर पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। पुनः प्लस जन्म, इसमें विसर्ग संधि पाई जाती है। पुनर्जन्म इक्वल टू पुनः प्लस जन्म।
चलिए फिफ्थ बताइए, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या होता है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। भावों का अनुभूति रहित होना, भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सर बी नंबर है, बी नंबर। बी नंबर मतलब भावों की अनुभूति कराना। बिल्कुल सही। देखिए भावों का अनुभूति रहित होना ये तो बिल्कुल बेकार बात हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता है। आनंद का संचार होना ये नहीं आएगा, इसमें भावों की अनुभूति कराना है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। चलिए पुनरावृत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। वेरी सर सिंपल। पुनः प्लस आवर्ती। पुनः धन आवृत्ति बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स आपको, ठीक ना। पुनः धन आवृत्ति अगेन विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप हैं। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार ऑब्लिक रूप है। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियां, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियां, घटना प्रधान कहानियां, या उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी आएंगे इसमें। एग्जैक्टली उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये सभी कहानियों के ही रूप है, शैली के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से और दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। सीटेट में आपको अगर उपरोक्त सभी आंसर मिलता है तो ज्यादातर उपरोक्त सभी ही होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगी। निम्न प्राथमिक स्तर पर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मातृभाषा। बिल्कुल एग्जैक्टली, मातृभाषा, सही ना। तो मातृभाषा आपको निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण की विधि, रचना शिक्षण मतलब क्रिएटिव टीचिंग, ओके, जिसमें कुछ क्रिएशन हो, उसमें क्रिएटिव टीचिंग नहीं है। तो चित्र रचना विधि, शब्द रचना विधि, शब्द प्रदान विधि, सूत्र विधि, खेल विधि। खेल विधि होना चाहिए सर वैसे। सूत्र विधि। खेल विधि जी क्रिएटिव में आती है, ओके। खेल विधि जो होती है क्रिएटिव में आती है। जो सूत्र विधि होती है उसमें कोई क्रिएटिव नहीं है, उसमें कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक ना। एक सूत्र के हिसाब से बच्चे को फॉलो करना है, एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसमें ही बच्चे को चलना है, बच्चा खुद का कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो ये जो सूत्र विधि होती है इसमें कोई रचनात्मकता नहीं है, ये नॉन क्रिएटिव टीचिंग है। ओके सर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपसर्ग युक्त है, भाई बताइए कौन सा उपसर्ग युक्त है। सुशील, सुगम, सुंदर, सुरभि। सर डी नंबर होना चाहिए। डी नंबर सुरभि हो ही नहीं सकता भाई, सुरभि तो वायु का पर्यायवाची है, कैसे हो जाएगा सुरभि। सर उपसर्ग पूछ रहा है। हाँ, सर तो ये आएगा कौन सा उपसर्ग युक्त है जिसमें उपसर्ग हो। सुमन तो पुष्प होता है ना। सुशील, शुधनशील इक्वल टू सुशील, तो इसका आंसर है ए। चलिए जो शब्द प्रत्यय रहित है, जिसमें प्रत्यय ना हो, बताइए क्या है। दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, रतालु। रतालु होना चाहिए सर। रतालु बिल्कुल सही, इस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये बता दीजिए साथ ही साथ में कि दयालु, श्रद्धालु और कृपालु में कौन सा प्रत्यय लगा है, आलू या लू। सर आलू होना चाहिए वैसे तो, आलू सर, आलू। अब आप सोचिए जरा कि अगर दया में अगर आप दयालु बना रहे हो तो दया में आलू जोड़ना पड़ेगा कि दया में लू जोड़ना पड़ेगा, बताइए। लू जोड़ना पड़ेगा सर। हाँ, लू तो लू प्रत्यय है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। माध्यमिक स्तर मतलब किसकी बात हो रही है। माध्यमिक मतलब क्लास नंबर जो है वो अपने पास हायर क्लास एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। तो हम हायर क्लास एजुकेशन की बात कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, मतलब 9 to 10 की बात चल रही है। तो 9 to 10 में जो कविता शिक्षण है उसकी प्रणाली कौन सी है। अर्थबोध है, गीत है, व्याख्या है, या उद्दीपन है। अर्थबोध, गीत, व्याख्या या उद्दीपन। व्याख्या, अर्थबोध, उद्दीपन। सर उद्दीपन होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी होगी।
पीपल। उद्दीपन? यस सर। नहीं। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण जो होती है वो उद्दीपन का काम नहीं करेगी। कविता शिक्षण को व्याख्या के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। मतलब ओके। एक तरीके से लेक्चर मेथड जो कविता होती है माध्यमिक शिक्षक में, बच्चे पर्याप्त समझदार हो जाते हैं और केवल लेक्चर मेथड से ही समझ में आ जाता है। चलिए, बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, इस वाक्य में बनारसी शब्द में विशेषण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, इस शब्द में बनारसी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक? गुणवाचक है, गुणवाचक। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे गुणवाचक है। तो बनारसी साड़ी में अपने पास जो है गुणवाचक विशेषण, ठीक ना। साड़ी संज्ञा हो गई और बनारसी जो है विशेषण बन जाएगा इसका, तो ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। चलिए बताइए इन 4 पॉइंट में हिंदी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? मेरे को तो थोड़ा क्लास अच्छी लग रही है सर। उपरोक्त सभी होना चाहिए, डी नंबर। विद्यालय समन्वयन योजना प्रभारी, गृह कार्य की जांच प्रभारी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों का आयोजन प्रभारी, या उपरोक्त सभी? देखिए हिंदी शिक्षक की प्रमुख लिख दिया यहाँ पे, प्रमुख भूमिका। हाँ, प्रमुख भूमिका। सर ये सी नंबर होगा फिर इसमें। देखिए अगर प्रमुख नहीं बोला होता तो उपरोक्त सभी हो जाता, बट यहाँ पे प्रमुख बोल दिया तो हिंदी शिक्षक का जो मेन काम होता है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रमुख आ जाए तो याद रखिएगा उसका क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देना है। उसमें डी आ जाए मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए कोई भी टीचर होता है, अगर हिंदी का शिक्षक है, गणित का शिक्षक है, तो उसका पहला काम है कि जो विद्यालय का जो उसके क्रियाकलाप है उनकी योजना बनाए, उनको सुचारू रूप से उनको संभाले। तो टीचर एक तरीके से क्या होता है, प्रभारी ही तो होता है, उसका भार उठाता है। तो इसका आंसर ए है 14 का, ठीक है। यस सर। प्रमुख भूमिका ए है। नेक्स्ट, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं। उद्देश्यनिष्ठ मतलब जिसमें एक एम हो, जो एक ऑब्जेक्टिव के तहत किया जाता हो। तो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यावहारिकता, विश्वसनीयता तथा वैधता, या उपरोक्त सभी? ये थोड़ा साउंड बंद कर लीजिए प्लीज, जिसके भी मोबाइल से आ रहा है, जवाब दे करके। हाँ सर डी लग रहा है वैसे बिल्कुल तो। सही, डी है भाई। सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब जितना भी मूल्यांकन होता है सारे के सारे मूल्यांकन उद्देश्य निष्ठ ही तो होते हैं। ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो उद्देश्य निष्ठ नहीं होता? सारे मूल्यांकन एक उद्देश्य को लेके ही किए जाते हैं, है ना। तो आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, व्यावहारिकता, वस्तुनिष्ठता और विवेककारी। हाँ, वस्तुनिष्ठता हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, जरूरी नहीं हो, बट बाकी के 1 2 3 4 5 ये पांचों जो है ये गुण होने चाहिए मूल्यांकन में। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। चलिए बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली, उच्च प्राथमिक स्तर कभी भी आ जाए क्वेश्चन मतलब 11-12 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब क्लास नंबर 11 और 12 में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होगी? पढ़ाई जाने वाली भाषा सर ए और बी दोनों होना चाहिए, इसमें डी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ए और बी दोनों, ठीक ना। ए और बी दोनों। तो मातृभाषा हम लोग इंग्लिश तो हिंदी तो पढ़ते ही है, साथ में कौन सी भाषा पढ़ते हैं? देखिए अब हम लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, बट हम अंग्रेजी पढ़ते हैं इसका मतलब दूसरे जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मणिपुर का है, तो वो संघीय या सहसंघीय भाषा भी पढ़ेगा। अब कंपलसरी नहीं है कि वो अंग्रेजी ले, ठीक है ना। हाँ, वहां पे सेकेंड लैंग्वेज हिंदी बन जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मणिपुरी बन जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर ए और बी दोनों आएगा। तो आंसर है ए और बी, संघीय या सह संघीय भाषा। तो उसकी प्रथम या द्वितीय भाषा बनेगी, जिसको अपन प्रथम भाषा द्वितीय भाषा बोलते हैं। चलो जी, हो गया 16 का, आपने बोला डी। चलिए 17 का आंसर बताइए। कक्षा में किसी करना उचित, रेखा चित्र, कार्टून चित्र, विस्तारक, प्रतिरूप, मॉडल।
सर डी होना चाहिए। बिल्कुल सही डी है, बिल्कुल सही डी है। अब हम भाई जैसे हड्डियों का ढांचा तो बना नहीं सकते जिसको स्केलेटन बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर बायोलॉजी के मॉडल ले जाते हैं उसका, है ना, उसको दिखाते हैं। यस। मातृभाषा के पक्ष होते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं भाई मातृभाषा के? कोई नहीं, पक्ष। सर बी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही, बी नंबर है। एक होता है भाषाई पक्ष, एक होता है साहित्यिक पक्ष, ठीक है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके भी दो पक्ष हमारे सामने आते हैं, एक है भाषाई पक्ष और एक होता है साहित्यिक पक्ष। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। सहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। भाषा की आरंभिक, सहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, लेखन द्वारा, खेल खेल में, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा। तब बी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बी नंबर, साहचर्य विधि। आपको पता है साहचर्य विधि का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है साहचर्य विधि का मतलब क्या होता है? जो मतलब सर जो किसी चीज से हम खुद अपने आप स्वयं सीखते हैं। देखिए साहचर्य विधि में जो होता है, जो चीजें मतलब एक ग्रुप में आपस में मिलकर के की जाती है। साहचर्य, चर्य मतलब एक तरीके से चरना, चरना मतलब कि अब गाय वैसे चरती हैं, मगर इसको साहचर्य का मतलब होता है साथ में सब लोग मिलकर के करें। तो खेल कूद में बच्चे जो होते हैं, जो भी मोटिवेशन होता है, जो भी नैतिकता होता है, वो खेल खेल में खुद से ही सीख जाते हैं आपस में मिलकर के, है ना। हाँ जी। तो ये कोई एक गामी विधि नहीं है, कोई वन सिंगल एंडेड विधि नहीं है, ये मल्टी एंडेड विधि है, इसलिए इसको खेल खेल विधि होती है, साहचर्य विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बताइए, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प नहीं है? मातृभाषा बालकों के ज्ञान एवं विकास के चिंतन का साधन है, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, मातृभाषा प्रगति के पथ की बाधक है, विकल्प नहीं है बोला गया है। तो नहीं का ध्यान रखें, 10-15 क्वेश्चन तो आपको सीटेट में मिलेंगे नहीं वाले। भाई साफ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी है। ये कह रहा मातृभाषा प्रगति के पद का बाधक है। काय का बाधक भाई? बहुत सॉलिड चीज है, मातृभाषा में ही प्रगति होती है, मनोविज्ञान कहता है। चलिए जी अगला, देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक कहीं वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक, कलात्मक उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए 21, क्वेश्चन 21। अपेक्षा कहीं अधिक कलात्मक। सर डी नंबर या तो ए या डी है सर, कंफ्यूजन है इसमें। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जी 47 अक्षर होते हैं, स्वरकित अक्षर बने हुए हैं, वैज्ञानिक भी है, ध्वन्यात्मक तो जबरदस्त है और कलात्मक भी है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये ध्वन्यात्मक मतलब अलग अलग ध्वनियों के शब्द बने हुए इसमें, वैज्ञानिक है और कलात्मक है, इसको आप याद कीजिए। तो आंसर देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा में बहुत, देखो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, कहाँ इंग्लिश में 26 अक्षर, कहाँ हिंदी में 47 अक्षर, तो इसलिए ये ध्वन्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बताइए जी, भाषा शिक्षण में किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? क्या पढ़ाना है? भाषा शिक्षण में किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि, इसमें से कोई नहीं। भाषा शिक्षण की विधि तो लाभकर होता है, खेल विधि, डाल्टन विधि, सर पता नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए एक खेल का एक्चुअली मीनिंग यहाँ पे आता है वार्तालाप विधि। बच्चे सबसे ज्यादा आपस में बोल करके सीखते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि बिल्कुल नहीं है, डाल्टन विधि नहीं है,
इसमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर बी लिख दीजिए, खेल विधि। वो जो बोल करके बच्चे कहते हैं ना, बोल करके सीखते हैं, आपस में डिबेट करते हैं बच्चे छोटे छोटे, वो उसकी तरफ इंगित कर रहा है, तो इसका आंसर है करेक्ट खेल विधि। तो 22 का आंसर बी है, खेल विधि। वह लड़का शरीफ है, वाक्य में शरीफ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय या सर्वनाम? वेरी सिंपल। वह लड़का शरीफ है, वाक्य में शरीफ शब्द क्या है भाई? विशेषण होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है, विशेषण है ना। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। तो ये तो लड़के की विशेषता बता रहा कि लड़का शरीफ है, संज्ञा की विशेषता मतलब विशेषण। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, विवृत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर है। विवृत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर है आ ई ऊ। विवृत का मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, विवृत क्या है ये? विवृत जीवा। विवृत जीवा का मतलब ये लगाइए कि अगर व्रत होता तो मतलब गोल जीवा। गोल, हाँ सर। हाँ, विवृत मतलब जो होता है वो थोड़े समय के लिए जो जीवा फ्लक्चुएट करे। सर डी नंबर हो सकता है इसमें, डी नंबर। ऊ तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ऊ में तो उल्टी जीवा, वो जीवा जो होती है ऊ में तो गोल हो जाती है जीवा। हाँ सर। तो वो तो व्रत बता दिया आपने। बेटा नीचे बैठ जाओ। विवृत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर करेक्ट है आ। ये याद कर लीजिए, ये लर्निंग फैक्ट है, चाहे मैं याद करूं चाहे आप याद करें, इसमें कोई बस नहीं चलता किसी का, है ना। तो विवृत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का जो स्वर है वो है आ। कैसा? चलिए, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण मतलब कि जिस पर अधिकार साबित हो उसको बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण में पेपर, ठीक है ना। अधिकरण, अधिकरण कारक, विभक्ति कौन सी, कारक और उसका चिन्ह क्या होता है? सर इसका मे पेपर होता है अधिकरण कारक का। मे पेपर, वेरी गुड। अधिकरण कारक का मे पेपर। तो देखिए, वाहन पर आरूढ़, वाहनारूढ़ मे पेपर होता है ना, या वाहन पे आरूढ़, वाहनारूढ़। तो करेक्ट आंसर 25 का ए होगा, वाहनारूढ़। ठीक है ना। विभक्ति का एक प्रश्न आ सकता है, सीटेट में तो नहीं आता, अन्य एग्जाम में विभक्ति अभी पूछ लेता है। सीटेट में विभक्ति खास नहीं आएगी, उसमें ज्यादातर पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 डन। 26 पे ये हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, ये सभी होना चाहिए सर। ये सभी बिल्कुल सही है ना। मानचित्र, अब हिंदी शिक्षण में मगर अब डाउट बनता है कि मानचित्र क्या आ गया, बट श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक आ गया है, तो ये सभी। बाकी मानचित्र का सबसे ज्यादा उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में होता है। नाटक, 26 डन, डी हो गया। नाटक का तत्व है, नाटक का तत्व है, वस्तु का तत्व है, कथोपकथन, अभिनय, ये सभी। सर ये सभी होना चाहिए, ये सभी। 27 का डी करेक्ट आंसर, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है? समवाय विधि, स्वाध्याय विधि, निर्देश विधि, आदर्श विधि। मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप, निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप। सर ए नंबर। ए नंबर समवाय विधि नहीं है इसका ए, इसका करेक्ट आंसर है बी, स्वाध्याय विधि। मंत्रणा, स्वाध्याय तो मतलब स्वयं से अध्ययन करना। हाँ, स्वाध्याय मतलब स्वयं से अध्ययन करना, ठीक ना। स्वयं से अध्ययन करने में मंत्रणा भी आती है, मंत्रणा अर्थात योजना, ठीक है ना। बेटा योजना, मत करो
और तर्क मतलब कि किसी चीज को एनालिट करना या उसमें रीजनिंग क्रिएट करना। तो स्वाध्याय विधि जो होती है इसमें मंत्रणा भी होता है और तर्क भी होता है। ठीक सर है, खुद में मतलब खुद से ही या आपस में सर? आपस में नहीं, खुद से स्वाध्याय, खुद के अंदर। हाँ, और ये केवल बड़ी क्लास के लिए अप्लाई होती है, हायर क्लासेस के लिए। 28 डन। ओके सर। 28 का स्वाध्याय विधि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। क्या बात है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन। अभ्यास का थॉर्नडाइक नियम, में बिल्कुल बी सही, नंबर। थॉर्नडाइक तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्टिवनेस है ना, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने बोला था। ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक से याद आया कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? सर थॉर्नडाइक ने? नहीं, सर प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाच्छादित शब्द में कौन सी संधि है? हिमाच्छादित, दीर्घ संधि। हिमाच्छादित में कौन सी संधि है? अच्छा, दीर्घ बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, दीर्घ संधि। क्यों है दीर्घ संधि, ये भी बता सकते हैं आप? आच्छादित हो जाएगा ना सर, हिम प्लस आच्छादित, तो दोनों स्वर हाँ, मिलके जो हमारे स्वर हैं वो पहला और लास्ट वाला, मतलब इसका पहला और लास्ट मिलके दोनों दीर्घ हो जाते हैं। बिल्कुल सही, दोनों ही स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बना रहे हैं जिससे बड़ा की मात्रा आ गई है। यस सर। दैट इज कॉल्ड दीर्घ संधि, करेक्ट। चलिए, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यावहारिक व्याकरण पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, या ये सभी? सर ये सभी होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये सभी। तो ये व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार हैं, ये सभी। देन, कविता का मुख्य लक्ष्य है। कविता का मुख्य लक्ष्य बताइए। शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण दोषों को सुधारना, भाषा एवं सहानुभूति करना, कविता का सरलार्थ बताना। कविता का मुख्य लक्ष्य क्या है इनमें से? उच्चारण से शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा में सहानुभूति करना, कविता का। सर क्या होता है इसमें? डी नंबर हो सकता है सर। वेरी नाइस, कविता का करेक्ट आंसर इज डी, कविता का सरलार्थ बताना। ठीक ना, कविता, कविता मतलब कि पोयम जो होती है, कवि, उसका सबसे प्राइमरी जो लक्ष्य होता है वो होता है उसका सरल अर्थ समझ सके। चलिए, हिंदी के जीवा मूलीय व्यंजन है। जीवा मूलीय व्यंजन का, ख, ग, च, छ, ज, टा, ठ, ड। ठीक है ना, ट, ठ, ड, प, फ, ब। बताइए, जीवा मूलीय। जीवा का मतलब जीव, मूलीय मतलब मूल। मूल मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब होता है जड़, मतलब जिसमें जीव जाकर के नीचे अटैक करे, तो वो कौन से हैं? का खा गा सर। का खा गा, हाँ बिल्कुल सही, का खा गा। ठीक है ना। टा था, टा ठा डा कौन से होते हैं? तालवीय। इसमें जो जीव होती है वो तालू को मारती है। किसको मारती है? तालू को। तालू जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको तालू को मारती है, टा ठा डा, है ना। पा फा बा में क्या काम करता है? होंठ काम करते हैं, पा फा बा। ठीक है ना, ठीक है ना। और चा छा जा, चा छा जा, इसमें दांत के पास जीव आती है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए, जीवा मूलीय का खागा। 33 का ए लगाइए। 34 पढ़िए क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य है, उसमें एक फूलों की माला बनाई, मुर्दे गाड़े को जलाए जाते हैं, मैं मेरे घर। कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। उसने एक फूलों की माला बनाई, मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, मैं मेरे घर जाता हूँ। कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बी नंबर, बी बी या नंबर, डी हो सकता है, बी या डी। मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, भाई कैसे?
सर डी नंबर है, डी नंबर। डी नंबर करेक्ट आंसर है। कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ठीक ना। सर वैसे ये बी नंबर क्यों गलत है, ये बताओ आप प्लीज मुझे एक बार। मैं ये आपसे पूछने वाला था कि ये क्यों गलत है। यही तो मैं पूछ रही हूँ सर। मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, ढूंढिए कहाँ पर मिस्टेक है इसमें। हाँ सर, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा। मुर्दे गाड़े गाड़े भी जाते हैं और जलाए भी जाते हैं। अच्छा आप सोचिए यहाँ पे और होना चाहिए कि या होना चाहिए। या सर, और देखो हमारे हिंदू धर्म में तो जलाए नहीं जाते हैं। एक मिनट, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मैंने पूछा और होना चाहिए या होना चाहिए। मैं दो सर शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, दाल और रोटी और दाल या रोटी, दोनों में फर्क आपको महसूस हुआ। हाँ जी, हाँ जी सर। तो गाड़े और जलाए मतलब पहले उनको गाड़ो फिर निकालो फिर जलाओ। हाँ ये सर, इसी में ये गड़बड़ है तो यहाँ पर हाँ या। ठीक है जी। चलिए जी। आपके भाषा शैली जो है प्रतीत हो रही है जैसे आप हरियाणा के हैं। कहाँ के आप लोग? गाजियाबाद से हूँ। कहाँ से? आवाज कट रही है। हेलो हेलो, चलिए आवाज कट रही है आपकी। सर मैं बोलती हूँ, गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद से। ओके ओके ओके, हाँ चलिए वही एसेंट तो पास बिल्कुल वहीं का ही है। चलिए ठीक है। हाँ वो दिल्ली सर वाले आपका से। मैं टेल मी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ओके। चलिए, कविता किसका विषय? अनुभूति का, विद्या का, रस का या आनंद का? कविता किसका विषय है? अनुभूति होती है, रस मिलता है, विद्या मिलती है, आनंद मिलता है। भाई कविता को क्या कर सकते हो आप? कविता पोयम, पोयम में सबसे अनुभूति। ज्यादा, पोयम में क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? सर आनंद या अनुभूति, इन दोनों में से। करेक्ट आंसर अनुभूति। लिख लीजिए भाई, कविता जो होती है, पोयम जो होती है, वो अनुभूति की जाती है, रियलाइज कर रही अनुभूति होती है उनमें। ओके ओके, विद्या नहीं है, विद्या नहीं है, रस तो है ही नहीं है इसमें, ठीक ना। इनहेरेंट है, रस होता है, भक्ति रस होता है कविताओं में, बट भक्ति रस भी एक प्रकार की अनुभूति है। रस को क्या किया जाता है? अनुभूत किया जाता है, तो अनुभूति के अंतर्गत रस आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्लोज कर दो, बंद कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर यंत्र मतलब हमारे जो गले में स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर का, ध्वनियों का, पूर्ण ध्वनियों का, इनमें से कोई नहीं। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। सर पूर्ण ध्वनियों का। बिल्कुल सही, पूर्ण ध्वनियों का। अगर कभी भी स्वर यंत्र में श्वास का झटका लगता है तो पूर्ण ध्वनि बनती है, और अगर श्वास जो होती है वो अपवाह वेग से बाहर निकलती है बिना रोक टोक के, तो क्या बनता है? स्वर बनता है। चलिए, आधि व्याधि युग्म का अर्थ होता है। आधि व्याधि, आधि व्याधि, सर डी नंबर। आधि व्याधि युग्म का अर्थ होता है आधि व्याधि, सांसारिक कष्ट, मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, सांसारिक कष्ट। भाई व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, इतना तो मुझे पक्का याद है। क्या व्याधि लेके घर आ गए, सर मुझे है ना। यस, तो करेक्ट आंसर इसका बी है, शारीरिक कष्ट। ये तो पता होगा ना आपको, शारीरिक कष्ट मतलब व्याधि। यस। सर नहीं पता मुझे, तभी तो मेरा गलत हुआ है। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे माना जाता है? परंपरागत उद्बोधन मतलब बहुत जरूरी, और परंपरागत मतलब जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, रेखा चित्र, चित्र।
श्याम पट्ट सर, सी ओहो, नंबर। श्याम पट्ट कैसे होगा जी? श्याम पट्ट, भाषा शिक्षण में एक मिनट, पूरा क्वेश्चन पढ़ ले लीजिए। भाषा शिक्षण में, हाँ हाँ, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे माना जा सकता है? हाँ, फिर से मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। हाँ, फिर से देखिए एक बार ऑप्शन 38 क्वेश्चन नंबर। हाँ ठीक, बताइए। देखिए श्याम पट्ट तो आप महसूस कीजिए, भाषा पढ़ाने के लिए टीचर के पास श्याम पट्ट ना भी रहे तो काम चल जाएगा। कई बार तो मेरे टीचर ने बोर्ड में सर कुछ लिखा ही नहीं। डी नंबर, करेक्ट क्या? डी नंबर चित्र? डी नंबर सर, बी नंबर। भाई कोई जरूरत नहीं है, मैथ नहीं है, रेखा चित्र की जरूरत नहीं, चित्र की जरूरत नहीं। करेक्ट आंसर है पाठ्य पुस्तक। बिना पाठ्य पुस्तक, भाषा हाँ, शिक्षण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाठ्य पुस्तक। क्या लिखा? परंपरागत। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहन पिटारी विधि का नामकरण किसके नाम पे किया गया था? मोहन पिटारी विधि। मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल मोहन, अरविंद मोहन। बताइए जी, मोहन पिटारी विधि। सर मुझे नॉलेज नहीं है इसकी। इसका आंसर है ए, मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना भी कहा जाता है। 39 का करेक्ट आंसर है ए। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नैतिक क्या कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी वर्णमाला में ड ड़ को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ड और ड़ को ढ को कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ग्रहीक व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर सर, बी नंबर। बिल्कुल सही, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त का मतलब समझते हैं आप? सर ये तो मैं नहीं समझती, बस मैंने पढ़ा है, मैंने इसलिए बता दिया ओके, सर। डा मुझे और सर डा और रा को कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 41, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों का शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? फिर से सुनिए, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, आदर्श वाचन, विचार विश्लेषण, आत्मीकरण। बीएड वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए बताइए। विचार विश्लेषण, आत्मीकरण। किस सोपान में की जाती है? सर नहीं पता इसको मुझे। करते समय, गद्य शिक्षण करते समय। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सर आत्मीकरण। डी नंबर। करेक्ट आंसर इसका है आत्मीकरण। यस, ठीक है ना। आत्मीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें वो गद्य शिक्षण में आत्मीकरण किया जाता है, ठीक ना। आत्मीकरण के दौरान बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। ओके, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, किस अधिगम सामग्री का उदाहरण है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य, ओवरहेड प्रोजेक्टर। सर ए नंबर। अरे कहां श्रव्य प्रोजेक्टर से कहां आवाज निकलती है? दृश्य है, ओनली दृश्य है। 42 टेलीविजन है, दृश्य श्रव्य है ना। 42 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। दृश्य उपकरण है प्रोजेक्टर। पद्य पाठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। पद्य पाठ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? प्रस्तावना, आदर्श वाचन, भाव विश्लेषण, संभावी कविता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान पद्य पाठ का, ठीक ना। पद्य मतलब कविता, पद्यांश। सर सी नंबर हो सकता है। भाव, एग्जैक्टली, भाव विश्लेषण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पद्य में सबसे ज्यादा तो भाव ही होते हैं कि उनको एक्सप्लेन करा जा सके, और वो भाव विश्लेषण करेगा। भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप है। मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या उपरोक्त सभी। भाषा के संबंध विविध रूप पूछे गए, विविध रूप। सर सभी आना चाहिए। बिल्कुल सही, करेक्ट, क्योंकि विविध बोल दिया है, मतलब भारत में मातृभाषा भी चलती है, राष्ट्रभाषा भी चलती है, क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी हम स्वीकार करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है विविध रूप। हाँ,
भाषा शिक्षण में उद्बोधन सामग्री का रूप है। 45 दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी। सर ये सभी होना चाहिए। करेक्ट आंसर ये सभी। भाषा शिक्षण में उद्बोधन सामग्री जो होती है वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, दृश्य श्रव्य है और ये सभी है। देखिए वैसे तो लगता है इसमें कि भाषा तो सुनकर सीखी जा सकती है, मगर भाषा सीखने का मतलब केवल ये नहीं कि आपको सुनने से केवल आपको बोलना आएगा, वो उसमें कौशल होने चाहिए। हाँ उसमें चारों लिखना नहीं आएगा। तो लिखने के लिए आपको देखना ही पड़ेगा कि पदेन किसको बोलते हैं, रेफ किसको बोलते हैं, तो इसलिए इसमें डी आएगा ये सभी, है ना। श्यामपट्ट जो होता है दृश्य सामग्री में आता है। लोकतंत्र किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। लोकतंत्र। सर या ए है या सी है, इन दोनों में से ही है। ए तो है नहीं क्योंकि डैश नहीं लगा। हाँ जी सर। सर कर, वैसे कंपल्सरी होता है क्या डैश? तो मैंने देखा है कहीं उसमें नहीं लगा होता। लोग जैसे आप बता रहे हो कि डैश लगा होना चाहिए, तो या सर तो या तो ऐसा हो कि एक तरीके से पूरक हो, ठीक है ना। हाँ जी तो डैश ना लगा हो तो चलता है, पूरक हो एक दूसरे के, ठीक है ना। हाँ जी तो है अब यहाँ पे लोकतंत्र को अगर हिंदी में तोड़ो तो लोगों का तंत्र, ठीक है ना। यस तत्पुरुष सर। अब तत्पुरुष है क्योंकि सप्तमी विभक्ति में आ रही है यहाँ पे, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे तत्पुरुष आ रहा है क्योंकि सीधा संबंध जुड़ा हुआ है ना। तत्पुरुष की परिभाषा पढ़ी आपने? पता है आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा? यस सर, इसमें जो है सर द्वितीय पद प्रधान होता है, जो हमारा जो दूसरा पद होता है इसमें वो प्रधान होता है। एग्जैक्टली और तत्पुरुष और कर्मधारय में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कर्मधारय में क्या होता है? सर उसमें उपमेय उपमान की वो की जाती है तुलना। हाँ उसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, मतलब एक पद विशेष्य होता है, दूसरा पद जो विशेषण होता है ना। तो यस ये सर। होता है कर्मधारय में, तो ये तत्पुरुष है ना। लोगों का तंत्र, ठीक है ना। यस सर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, तत्पुरुष समास। 46 संज्ञा, ये तो बच्चे भी बता लेंगे भाई, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। बी नंबर है इसमें तो। 47 का करेक्ट आंसर बी। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, नैदानिक ओके, निदान किया जाए, रिमेडियल एक्शंस क्या होने चाहिए भाई। नैदानिक परीक्षण क्यों कराया जाता है? छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र में सद्वृत्तियों का विकास करना। बताइए नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। सर पहले तो मुझे नैदानिक का सच बताऊं तो मीनिंग ही नहीं पता, क्या होता है सर नैदानिक? नैदानिक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब आप कभी भी जैसे कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है तो अपन डायग्नोस कराने जाते हैं, है ना। तो उसको हिंदी में बोलते हैं नैदानिक परीक्षण। हाँ तो नैदानिक परीक्षण का सीधा एक ही उद्देश्य है, किसी चीज का पता लगाना। भाई अपन टेस्ट क्यों कराने जाते हैं? क्योंकि अपन को पता लगाना होता है, श्योर होना होता है। बस तो सीधी सीधी इंग्लिश में अगर एक क्वेश्चन आता तो बहुत इजी हो जाता है ना। उसमें डायग्नोज लिखा होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सीधी बात है, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, चाहे किसी भी विषय का नैदानिक परीक्षण हो, वो छात्र की कमजोरियों का पता लगाता है। चलिए नेक्स्ट 49 प्रवचन विधि का उदाहरण है। प्रवचन विधि का उदाहरण है पर्यायवाची शब्दों द्वारा, समानार्थी शब्द, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, ए तथा बी। प्रवचन विधि किसका उदाहरण है? सर ए और बी दोनों होना चाहिए। 49 का करेक्ट आंसर ए और बी दोनों। जो भी प्रवचन देते हैं केवल करते क्या है, उनको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्दों में ही तो समझाते हैं। यदि बालक के अक्षरों एवं शब्दों में सही आकार, क्रम तथा अक्षरों व शब्दों के बीच में दूरी का सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? क्या करना है भाई? देखिए बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, उनके क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें कौन सी दक्षता विकसित करनी चाहिए? नंबर 1 सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण या व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। क्या करेंगे आप? 50 क्वेश्चन होने वाले। बोलने से व्यावहारिक को
सर डी देखिए नंबर होना सारी चाहिए। चीज क्या आ रही है, सारी चीज क्या आ रही है, देखिए अक्षरों और शब्दों के बीच की सही दूरी, सही अंतर को समझना। आकार क्रम बोल दिया भाई, आकार बोल दिया, लो। अब सुनने में तो कोई आकार आता नहीं है, देखने में तो कोई आकार आता नहीं है, जो आकार वाकार होता है तो तभी डिपेंड करता है जब आप लिखते हो। तो भैया यस सर। इसमें फंस गया बोल करके इसमें आकार, तो इसमें आंसर होगा सी, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। 50 का सी करेक्ट आंसर। 51 विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द बेहद सरल। सर ए नंबर। विदुषी, बिल्कुल सही। हस्तलिखित पद जिस समास का उदाहरण है वह है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हाथ से लिखा हुआ शब्द हम्म तत्पुरुष समास। 52 का बी बिल्कुल सही, हाथ से लिखित, है ना। एक पद गौण होता है, एक पद साधारण होता है, एक विशेष होता है, तो हाथ से लिखित। व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय उपयोग किया गया है, का या इक। इक करते हैं सर, इक। इक इक। प्रत्यय, 53 का ए बिल्कुल सही। 54 हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों अथवा दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम है। जैसे हम पढ़ते हैं राम बाजार, तो दो शब्द के बीच में यह है ना, हम रुकते हैं राम बाजार के, इसके बीच में जो गैप देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? विवृत्ति, बलाघात, अनुतान, या इनमें से कोई नहीं। सर जो मैंने पढ़े हुए हैं उसमें से तो एक भी वो नहीं दे रखा है इसमें क्या चिन्ह। पढ़ा आपने? दो शब्दों के बीच में जो जगह छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर मैंने तो जैसे ये योजक चिन्ह, लाघव, लाघव चिन्ह, सर लाघव चिन्ह होता है शायद, वो तो जो आपने सर्कल सा दिया है सर, इसमें सर्कल ही तो बनाया है ये, हाँ तो सर उसको तो लाघव चिन्ह बोलते हैं। हाँ, देखिए क्रिया को मैं बोल रहा हूँ, चिन्ह नहीं पूछ रहा हूँ मैं, चिन्ह का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस क्रिया को बोल रहा हूँ, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जो थोड़ा सा रुकते हैं? ब्रैकेट। अरे सर भाई नहीं पता यहाँ ये पर क्या मुझे। है, खाली है ना, खाली। हाँ जी सर। खाली को संस्कृत में क्या बोला जाता है? विवृत्त। सर खाली। मुझे संस्कृत नहीं आती थी। तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीख लीजिए जी, ओके विवृत्ति, तो सर, इसको ओके। बोलते हैं विवृत्ति, ठीक है ना, है ना। हाँ, इंग्लिश में होता है होल, हिंदी में उसको बोलते हैं विवर, और विवर की जो प्रवृत्ति होती है दैट इज कॉल्ड विवृत्ति। 55 क्वेश्चन। चलिए 55 निम्नलिखित में से रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। चलो भाई, क्रिएटिव टीचिंग कौन सी विधि नहीं है बताओ? हाँ, कक्षा नियम विधि, आदर्श अभिनय विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्याख्या विधि, कौन सी विधि क्रियात्मक नहीं है, रचनात्मक नहीं है, माफ कीजिएगा, तो रचनात्मक। रचनात्मक मतलब जिसमें कुछ नया यूज ना कर रहा हो, जिसमें देखिए इसमें ऐसा है, कक्षा नियम में पहले नियम बनाए गए होंगे, रचनात्मक है। आदर्श अभिनय बेहद रचनात्मक है। व्याख्या विधि का मतलब टीचर को क्या करना पड़ता है, वही का वही नहीं बोलना पड़ता है, उसका व्याख्या करना मतलब उससे उससे जुड़ते हुए शब्द ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसको बोलना पड़ता है, तो ये भी रचनात्मक है। भाषा संसर्ग विधि कहीं से कहीं, यही चौथा ऑप्शन है, रचनात्मक नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, भाषा संसर्ग विधि। सर क्रिएटिव, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव। हाँ, रचनात्मक, क्रिएटिव, ठीक ना। ओके सर। क्रिएटिव से ज्यादा अच्छा बोलिए इसको फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव, रचनात्मक शिक्षण मतलब फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मतलब कि एक चीज ये मान लीजिए, जैसे कि दो चीजें होती हैं, सीसी जो होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो होता है, उसमें ये दो चीज होती है, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। तो फॉर्मेटिव यानी कि जब कोई चीज बन रही होती है, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो, तो वो कहलाता है फॉर्मेटिव, और जब उसका पूरा काम हो जाता है तो उसको बोलते हैं समेटिव। जो आपके स्कूल में बच्चों के दो चलते हैं, एक होता है ऐसे, अगर आपके घर में बच्चे हो तो बोलते होंगे यस मम्मा, सर, यस सर। मम्मा मेरे एफए चल रहे हैं, बच्चे कहते हैं मेरे एफए चल रहे हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, और लास्ट में उनका ऐसे आता है, तो एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, और ऐसे का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, यानी कि सत्र का मूल्यांकन, पूर्ण मूल्यांकन। समेटिव मतलब पूर्ण, ठीक है। चलो जी 55 हो गया, 56 पढ़ते हैं। 56
चलिए जी 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। ए, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती है। बी, ऐसी ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती है। सी, ए तथा बी दोनों ही सत्य है, ए तथा बी दोनों ही असत्य है। 56 का आंसर बताइए। ऐसी ध्वनि जो स्वर की सहायता से, सर दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत है। क्यों भाई? स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित की जाती है उन्हीं को तो स्वर बोलते हैं। अपवाह, निर्विरोध, ठीक है ना। तो 56 का आंसर है ए, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती है, ठीक ना। ऐसी ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती है उनको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन बोलते हैं सर। हाँ, तो वो व्यंजन होता है। तो 56 का आंसर है ए। 57, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण प्रणाली है। छोटे स्तर पर गीत, अभिनय, व्याख्या, ए व बी दोनों। ए व बी मतलब गीत और अभिनय दोनों। 57 का बताइए क्या होगा। भाई व्याख्या तो होगी नहीं, व्याख्या तो हाई लेवल पे चलती है, या तो उनके सामने गाना गाओ या नाटक करो। तो आंसर ए या बी दोनों। इजी क्वेश्चन। चलिए 58, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण। ये साउंड बंद कर लीजिए प्लीज। ये साउंड बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए देखिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि या व्यास विधि। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि या व्यास विधि। सर व्याख्या विधि, सी नंबर। उच्च प्राथमिक शिक्षण, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में मतलब उच्च प्राथमिक कक्षा मतलब 5वीं से लेके 8वीं तक। पांचवी से लेके 8वीं तक कविता शिक्षण किस विधि का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है सी, व्याख्या विधि। 58 का करेक्ट आंसर है सी। व्याख्या विधि। चलिए, लिंग्वाफोन उद्बोधन सामग्री किस प्रकार की है? लिंग्वाफोन, लैंग्वेज लैब में इस्तेमाल किया जाता है। तो किस प्रकार की सामग्री है लिंग्वाफोन? वेरी कॉमन डिवाइस है लिंग्वाफोन। बीच में सीबीएसई ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया था लिंग्वाफोन को, और लैंग्वेज लैब बनाई थी। सही उच्चारण को सीखने के लिए कैसे क्या क्या किया जाता था लिंग्वाफोन? भाई नाम में ही फोन छुपा है, तो फोन में हम क्या करते हैं भाई? सुनते हैं। मोबाइल की बात मत करिए, जो पुराने फोन है उनकी बात कीजिए। तो आंसर क्या है? बी, श्रव्य उपकरण। यस, श्रव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। चलिए 60 का बताइए कौन सा सिद्धांत नहीं है? आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या चिंतन मनन का सिद्धांत। मातृभाषा शिक्षण में कौन सा सिद्धांत नहीं लगेगा? नंबर। तो देखिए जी, मातृभाषा शिक्षण जो है उसमें कहीं से कहीं तक चिंतन मनन आएगा नहीं, क्योंकि मातृभाषा जो होता है, जो मातृभाषा होती है वो बच्चे स्वयं सीखते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का जो होता है चिंतन मनन की जो समस्या नहीं होती है। तो उसमें किसी भी प्रकार का चिंतन मनन नहीं हुआ करता है। तो इसको अपन बोलते हैं, इसमें निम्न में से शिक्षण का मातृभाषा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? चिंतन मनन का सिद्धांत इसमें अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट है, तो इसमें चिंतन मनन का सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये करेक्ट आंसर हो गया 60। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगली क्लास अपन कल करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और